हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, हम लोग आज से शुरुआत करने जा रहे हैं आलोक भाग 2। यानी ये हिंदी है। ये किसका हिंदी है देख लीजिए, जो इलेक्टिव हिंदी लेता है, राइट। जो अभी असामिस मीडियम में स्टूडेंट है, जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट है असामिस मीडियम, वो अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी लेता है तो उसका आलोक भाग 2 ये ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, आलोक भाग 2। और आप अगर क्लास 9th में थे तो आपको जरूर याद होगा, आपने पढ़े थे आलोक भाग 1। भाग 1 आप 1 पढ़े थे उस समय, अभी आपको आलोक भाग 2 पढ़ना है। ठीक है, तो ये है क्लास 10th की हिंदी, इलेक्टिव हिंदी। एम हिंदी है नहीं, एम हिंदी के लिए जो अभी है अंबर भाग 2। ठीक है, उसका नाम है अंबर भाग 2। और ये है इलेक्टिव हिंदी आलोक भाग 2। याद रखिएगा, आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 1। ठीक है, यह है रामब्रिज बेनीफ्री जी द्वारा लिखा गया न्यू की ईट ना। आपने देखा होगा कि न्यू की ईट जो कहानी है वह क्लास 10th में ही है। और ये लिखा गया है हमारी जो बहुत ही हिंदी के महान लेखक रामब्रिज बेनीफ्री जी द्वारा। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे। आप आराम से पानी वगैरह पी के शांति से बैठे रहें, बैठ के पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान ही यहाँ पे होनी चाहिए। बिल्कुल मूवी की तरह एंजॉय कीजिएगा। और जो भी मैं दूंगा वो आप लिखते चले। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोला जाता है, मैं वो देते चलूँगा जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं रामब्रिज बेनीफ्री जी की कुछ उनकी जीवनी के बारे में। देखिए, यशवी ललित निबंधकार रामब्रिज बेनीफ्री जी आधुनिक हिंदी साहित्यकार की अमर विभूतियों में अन्यतम है। ये देखिए, हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हिंदी साहित्य में उन्होंने बहुत ही प्रभावी मतलब इन कवि माना गया है। उनको क्यों माना गया है देखते हैं हम। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। देखते हैं आपने गद्य लेखन, उन्होंने क्या क्या लिखे उनके बारे में देखिए। हम यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे तो मैं नीचे अंडरलाइन किया हूँ। इसके बावजूद भी जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो मैं खुद कह दूंगा और आप लिख लीजिएगा। आपने गद्य लेखक, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। देखिए हुआ क्या है, मैं दिखाता हूँ। उन्होंने गद्य लेखन भी किए, इसके बाद शैलीकार, पत्रकार। देखिए पत्रकार आपको मालूम होगा, जो न्यूज़पेपर वगैरह इसके ऊपर आर्टिकल लिखता है वो पत्रकार ही होता है। जिस तरह हम, अगर आपने तारक मेहता देखा होगा, ज़रूर आप लोगों ने तारक मेहता देखा होगा। ठीक है, तो तारक मेहता में आप देखे होंगे पोपटलाल एक पत्रकार होता है। ठीक है, तो इसी तरह मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ पत्रकार का काम क्या होता है। उसके बाद स्वतंत्र सेनानी, जरूर ये स्वतंत्र सेनानी में भी काम किए। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है जो हमारी देश को आज़ादी मिली 1947 में। ठीक है, इनका जन्म हो रहा है 1902 में, मरे कितना 1968 में, यानी आज़ादी मिल चुकी थी। ठीक है, आज़ादी मिलने के भी 15-16 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हुई है। तो ज़रूर इन्होंने, जो हमारी बहुत सारे लेखक मैंने देखा, बहुत सारे लेखक का स्टडी किया, तो वहाँ पे पाया कि बहुत सारे लेखक 1947 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी द्वारा, और जिस भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, उसमें बहुत सारे लेखकों ने भाग लिया। और सिर्फ लेखक ही नहीं, बहुत सारे लोग भी, पूरे देश के लोग ही उसमें भाग ले लिए थे। और यहाँ तक कि बच्चे, महिला, सबका योगदान रहा है हमारी देश की आज़ादी में, ऐसी बात नहीं है, सभी का योगदान रहा है। तो हम लेखक की बात अभी कर रहे हैं क्योंकि लेखकों ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। तो उन्होंने स्वतंत्र सेनानी, समाज सेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। मतलब उन्होंने हिंदी प्रेमी के रूप में, देखिए हिंदी के ऊपर, हिंदी लेखन के ऊपर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, वे हिंदी प्रेमी थे, हिंदी को बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसलिए हिंदी में बहुत सारे उन्होंने गद्य भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, कहानियाँ भी लिखी। तो हम पढ़ेंगे आगे, इसीलिए कहा गया कि इन्होंने बहुत ही अमिट छाप छोड़ी है, मतलब बहुत अधिक इनका योगदान रहा है राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में। देखिए एक बात है, एक बात यहाँ पे देखता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 9 में एक परीक्षा चैप्टर आपने पढ़ा होगा। पहला ही चैप्टर है परीक्षा, पहला नहीं तो दूसरा चैप्टर है, इतना याद नहीं आ रहा है, जो भी है परीक्षा है। तो वो परीक्षा चैप्टर के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद बहुत ही महान लेखक। देखिए हर लेखक का एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है। लेखक चाहते क्या है, पहले ये देखिए। लेखक चाहते, जिस तरह हम प्रेमचंद की बात करते हैं, थोड़ी सी हम बैकग्राउंड में आ जाते हैं प्रेमचंद की बैकग्राउंड में, तो देखते क्या है, उन्होंने जो भी लेखन का कार्य किया ना, वो ज़्यादातर समाज की दलित कुप्रथाएं, हाँ, भेदभाव, मतलब जो समाज में चल रही थी, ऊंच नीच की प्रथाएं चल रही थी, जाति भेद की प्रथा थी। इसके बाद
जो नियम, कुछ ऐसे नियम कुरीति जो बनाए गए थे, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाते हुए उन्होंने इसका लेखन किया। उनका मतलब उनका उद्देश्य क्या था? उनका मूल उद्देश्य था अपने लेखन के द्वारा समाज को सुधारना, राइट। कवि का मूल उद्देश्य होता है लेखन के द्वारा समाज को सुधारना, राइट, याद रखिएगा। तो इनका भी काम क्या था? ये राष्ट्र निर्माण यानी राष्ट्र के निर्माण, समाज संगठन, समाज को किस तरह सुव्यवस्थित किया जाए, हाँ, व्यवस्थित ढंग से लिया जाए, याद रखिएगा, राष्ट्र का निर्माण करना, मानवता, जयगान को लक्ष्य मानकर बेनीपुरी जी ने ललित निबंध, रेखा चित्र, होता क्या है देखिए, मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ऐसी बात नहीं है, आप ध्यान से बैठे रहे, बिल्कुल आराम से। राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में भी अहम भूमिका उन्होंने दिखाए हैं अपने लेखनों के द्वारा। समाज संगठन के ऊपर भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मानवता, उन्होंने जो भी लेखन की मानवतावाद के लिए किया। जयगान को लक्ष्य मानकर बेनीपुरी जी ने ललित निबंध, रेखा चित्र, उन्होंने क्या क्या लिखे हैं देखते हैं। उन्होंने किसका किसका रचना किया? रेखा चित्र का रचना किया, संस्मरण की रचना की, उसके बाद रिपोर्ट, तार्ज, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि विविध गद्य विधियों में जो महान रचनाएं प्रस्तुत की है, वे आज की युवा पीढ़ी के लिए भी अमोघ प्रेरणा की स्रोत है। याद रखिएगा, जो भी उन्होंने लिखे थे। अब हम आपको थोड़ी सी और एक्सप्लेन करते हैं कि एक एक पॉइंट पे रेखा चित्र क्या होता है। देखिए, रेखा चित्र ये होता है कि ऐसी कहानियाँ, मान के चलिए आपने मतलब किसी वस्तु के द्वारा किसी का कल्पना करना, राइट, वो होता है रेखा चित्र। याद रखिएगा, जिस तरह आप सड़क देखे होंगे, सड़क भी एक कहानी है, लिखा होगा आपको मिलेगा। सड़क जो है, सड़क आप जाते हैं, जो रास्ता सड़क होता है किससे बना होता है? बिल्कुल, सड़क कितनी चौड़ी होती है, सड़क की रंग कैसी होती है, सड़क की लंबाई कितनी है, मतलब इससे किसी व्यक्ति का कल्पना करना। मतलब सड़क जिस तरह काले रंग का होता है, तो काले घुंघरे बाल, व्यक्ति किसी स्त्री की काले घुंघरे बाल है, बहुत लंबी लंबी बालें हैं, ठीक है। सड़क लंबाई के साथ उसका कल्पना करना, मतलब एक के साथ एक, दोनों का मतलब कल्पना करना, एक वस्तु के साथ किसी मतलब व्यक्ति का, क्या किसी वस्तु का, एक वस्तु के साथ एक वस्तु का कल्पना करना ही रेखा चित्र कहलाता है, ठीक है। और संस्मरण भी रेखा चित्र का ही एक पार्ट हो जाता है, ठीक है। संस्मरण भी रेखा ही चित्र का एक पार्ट होता है, बस इतना ही जान के रखिए। देखिए, इतना डीपली जानना आपको लगेगा भी नहीं, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि रेखा चित्र किसे कहते हैं, संस्मरण क्या है। देखिए, बस मैं आपको एक थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाके आपको बतला रहा हूँ कि रेखा चित्र, हम खाली पढ़ लिए रेखा चित्र, भाई थोड़ी समझेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि रेखा चित्र होता क्या है, संस्मरण होता क्या है, ठीक है। इसके बाद रिपोर्ट, तार्ज, ये भी कुछ उन्हीं का जैसा है, कहानियों के जैसा है। नाटक, आपने नाटक देखा ही होगा, ठीक है। नाटक में तो कुछ कहना ही नहीं है, बहुत सारी मूवी बनी है नाटक के ऊपर ही तो बनता है ना। आप देखिए रामायण जो आपको टीवी में दिखाया जाता है, वो भी एक नाटक ही है ना। नाटक के द्वारा किसी भाव को लोगों के सामने मतलब लाना, यही तो नाटक है। नाटक होता क्या है? कोई भी ऐसा भाव होता है जो उसको हम व्यक्ति के सामने ला कर दिखाते हैं कि ऐसा घटना घटी थी या घटना घटेगा, ठीक है। इसके बाद उपन्यास बिल्कुल, ये आपने बड़े बड़े कहानियाँ, बहुत बड़ी, मतलब ऐसा होता है। उपन्यास होता क्या है देखिए, बहुत बड़ा उपन्यास का बात बोल रहा हूँ मैं। मुंशी प्रेमचंद का बहुत फेमस उपन्यास है, आप पढ़ेंगे, मैं जब पढ़ाऊँगा उनके बारे में, जब एक भी चैप्टर आएगा तो ज़रूर मैं एक्सप्लेन करूँगा उनके बारे में, बहुत ही डीपली चलेंगे। उपन्यास बिल्कुल थोड़ी सी पतली, रामायण महाभारत से भी बहुत पतली होती है, ये मतलब ग्रंथ की तरह ही होता है, मान लीजिए। हम उपन्यास भी पढ़ा के दिखाएंगे, ये बिल्कुल एक कहानी होती है, लेकिन वो पूरा आपने, हाँ बिल्कुल, मैं इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ। आपने कोई सीरियल वगैरह देखा होगा टीवी में, जो सीरियल स्टार्ट तो होता है लेकिन अंत जल्दी नहीं होता है, बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक खींचा जाता है, बिल्कुल उपन्यास भी उसी होती है। कहानी तो जानते हैं, कोई भी, अब तो कहानी पढ़ ही रहे हैं, जिस तरह हम लोग आज एक कहानी के तौर पर ही पढ़ेंगे, जो है हमारी नींव की ईंट, चलेंगे। बाल साहित्य, बच्चों के लिए भी कुछ साहित्य लिखना आदि विविध गद्य विविधताओं में भी महान रचनाएं प्रस्तुत की है। इन्होंने इन सब के ऊपर बहुत ही अधिक अमूल्य योगदान रहा है और ये इन्होंने लेखन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अभी बन नहीं रहा है, जो क्वेश्चन बनेगा हम बिल्कुल आपको लिखाते चलेंगे, बनेगा, यहाँ से बनेंगे, ठीक है। उसके बाद वे आज की युवा पीढ़ियों के लिए भी अमोघ प्रेरणा की स्रोत है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली जा रही है कि देखिए कवि का ये कहना क्या है, कहना है कि ये जो अभी युवा पीढ़ी है, अभी के जो पीढ़ी चल रहा है, अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग भी एक युवा ही मान के चलिए, आप लोग युवा ही हो गए हैं। जब भी आपकी उम्र 17-18 प्लस हो जाता है, आप युवा पीढ़ी में चले जाते हैं। तो देखिए, जब भी युवा पीढ़ी जो भी है अभी वर्तमान में, प्रेजेंट की बात बोल रहा हूँ, तो अभी भी हमें उनसे बहुत
प्रेरणा मिलता है, वो कहानियों को पढ़कर बहुत प्रेरणा मिलती है हमें, इसीलिए बोला गया है कि प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, हम कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इन कहानियों को पढ़कर। राम बृज बेनीपुरी जी का जन्म, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि राम बृज बेनीपुरी जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, राम बृज बेनीपुरी जी का जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ तक इनका क्वेश्चन का आंसर होगा कि राम बृज बेनीपुरी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आप जरूर क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले और इसका आंसर लिख दे। तो राम बृज बेनीपुरी जी का, हाँ 1 मिनट आप बाद में लिखिएगा, वहाँ पे आप ऐसे आंसर जो है टिक करके रख सकते हैं। राम बृज बेनीपुरी जी का जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुरी नामक गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता के देहावसान, मतलब उनका देहांत हो गया था। मम्मी पिताजी बचपन में ही, वो जब छोटे थे बचपन में, तभी उनकी मम्मी पिताजी गुजर गई हो जाने के कारण आपका पालन पोषण ननिहाल में हुआ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी उनके मम्मी पिताजी मर गए, मरने के बाद यानी देहांत हो गया, देहांत होने के बाद इनका, ये तो बच्चे थे तो इनका पालन तो करना पड़ेगा भाई। तो इनके जो नानी थी, नानी आपको याद है, आपकी मम्मी की मम्मी, ठीक है, अब याद रखिएगा नानी। हाँ, कोई दादी भी बोलता है, आप लोग क्या कहते हैं, तो बस समझ जाइए कि आपकी मम्मी की मम्मी, यानी आप उनकी जो लालन पालन हुई थी ननिहाल नानी के घर में हुई थी। ठीक है, मैट्रिक की परीक्षा पास करने से पहले, याद रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट को एक पॉइंट बोला जा रहा है, मैट्रिक की परीक्षा पास करने से पहले 1920 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। मैंने पहले ही बोला, महात्मा गांधी, देखिए बहुत सारे लेखक गांधी जी के साथ अहम भूमिका निभाए हैं। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, यह असहयोग आंदोलन क्या, एक सत्याग्रही था, याद रखिएगा। यह हम क्लास सोशल जब पढ़ाएंगे तो आपको पूरी ही एक्सप्लेन करेंगे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन हो गया, जयंतिया विद्रोह हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, उसके बाद दांडी मार्च हो गया, बहुत सारा गांधी जी का पूरा ही हम वहाँ पे मूवमेंट दिया गया है, आप बिल्कुल समझाऊंगा। तो महात्मा गांधी ने 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरुआत किए थे, मैट्रिक परीक्षा पास किए ये, और उन्होंने क्या किए कि डायरेक्ट इस असहयोग आंदोलन में भाग ले लिए। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। कौन, राम बृज बेनीपुरी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में आपका 1930 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक का समय जेल यात्रा में ही व्यतीत हुआ। देखो, बहुत अहम भूमिका, क्योंकि इन्होंने एक तो लेखन का काम किया ही किया, वो तो बाद में और ज़्यादा हो गया उनका लेखन का काम। पहले क्या देखते हैं कि उन्होंने अपने धरती माता के लिए, अपने देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया। इसलिए हुआ कि 1930 से 1942 तक, यानी लगभग 12 साल तक इन्हें जेल की ही यात्रा करनी पड़ी थी। इन्होंने बहुत साल तक जेल में रहा भाई, क्योंकि उन्होंने देश के लिए लड़ाई कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, आपको मालूम है अंग्रेज जो आए थे हमारी देश में, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुई थी। ठीक है, आप लोग को मालूम है अंग्रेजों ने कितना हमारे देश में 300 वर्षों से भी ज़्यादा उन्होंने हमारे देश में राजत्व किया। ठीक है, हमारे देश को मतलब पूरा निचोड़ गया उन लोगों ने। जिस तरह होता है ना एक कुशाल, एक रस, जिस तरह वो रस वाला पूरा निचोड़ता है, इस तरह हमारे देश को पूरा निचोड़ लिया गया। हमारे देश बहुत पहले से सोने की चिड़िया था और अभी भी है, लेकिन बहुत कम गया। उन लोगों की जो उन लोगों ने जो भी यहाँ पे आए, आकर बसे, यहाँ से जो भी सोर्स हुआ अपने देश में लेके गए बहुत सारे। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी जब आप पॉलिटिकल और हिस्ट्री को पढ़िएगा। तब आगे बढ़ते हैं। इसी बीच आप पत्रकारिता एवं साहित्य सर्जना में भी जुड़े रहे। हाँ, एक तो बात है कि इनका एक और अहम भूमिका देखा गया है कि पत्रकारिता ये छोड़े नहीं, उनके साथ वो जुड़े रहे। उन्होंने बहुत ही पत्रिकाओं की भी लेखन और रचनाएं की है। हम चलेंगे क्या क्या उन्होंने लिखे थे, किस किस पत्रिका के ऊपर काम किए थे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को खड़ा करने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, एक बात है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, देखिए पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ नहीं था। देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा का मान्यता ही नहीं मिला था। मैं पहले ही बोल गया, ये आपको पहले ही बोलना चाहिए था, मैं भूल गया था, इसलिए अभी बोल रहा हूँ कि हिंदी को पहले राष्ट्रभाषा का मान्यता नहीं मिला था। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लेखकों ने हिंदी में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। ठीक है, और उन्होंने इस भाषा को राष्ट्रभाषा तक ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। बहुत सारे लेखक का योगदान हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे की क्या लिखी गई है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को खड़ा करने में, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन को खड़ा करने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे।
ठीक है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात, जब स्वाधीनता हम लोग को मिला 1947 में, याद रखिए 15 अगस्त 1947 में जब देश की आज़ादी हुई, स्वाधीनता प्राप्ति हुई के पश्चात आपने साहित्य साधना के साथ 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 देश और समाज के नवनिर्माण कार्यों में भी अपने को जोड़े रखा। उन्होंने देखिए हम लोग को आज़ादी तो मिल गया था भाई, आज़ादी के बाद भी हम लोगों में बहुत, हमारे देश में बहुत चीज़ की कमी थी, लोगों में भी बहुत चीज़ का, एक शिक्षा का कमी था, सोर्स नहीं थे, इकोनॉमिक्स का कमी था, मतलब बहुत ही डेवलपमेंट तो था ही नहीं, शिक्षा तो बहुत ज़्यादा मर चुका था, शिक्षा का तो बात ही मत पूछो, इतना गिर गया हुआ था शिक्षा, ठीक है। तो यही बात है, बहुत चीज़ की कमियां देखी गई थी, ठीक है, बहुत सारी कमी, अभी भी कमी झलक रही है। हम अभी भी आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं, बस आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं, हुआ नहीं है, ऐसा नहीं, फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बन गया, नहीं, हम अभी भी बहुत पीछे हैं, हम अभी भी दूसरे देशों से बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो यही बात है, अभी भी है, अभी भी वो चल रही है। तो हम देखते हैं, फिर भी हमारा देश अभी भी बहुत आगे निकल चुका है, ये मानना पड़ेगा, और आशा रखेंगे कि और आगे बढ़ेंगे हम लोग। साथ साथ देश समाज के नवनिर्माण कार्य में भी अपने को जोड़े रखा, ठीक है। 1968 में, 1968 की बात बोल रहे हैं, आपका स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु कब हुई थी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा, जो बेनीपुरी जी की मृत्यु कब हुई थी, रामब्रिज बेनीपुरी जी की मृत्यु हुई थी 1968 ईस्वी में, उनका स्वर्गवास हो गया था, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा, बेनीपुरी जी द्वारा लिखा एक पत्रिकाओं का नाम बोलो, तो वो आप लिखना पड़ेगा, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। बेनीपुरी जी पत्रकारिता जगत के साहित्य साधना के संसार में आए, छोटी उम्र से ही आप पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। मैंने पहले ही बोला, पत्र पत्रिकाओं में आर्टिकल लिखना उनका छोटे उम्र से ही उनकी एक इंटरेस्ट थी, उन्होंने छोटे उम्र से ही लिखना प्रारंभ कर दिया था। आगे चलकर आपने तरुण भारत, किसान, बहुत जरूर बात यहाँ पे बोली जा रही है, ज़रूरत है आपके एग्ज़ाम के लिए, कि आगे चलकर उन्होंने किन किन पत्र पत्रिकाओं की रचना की थी। देखिए क्या बाकी इसमें लेखन का काम किया था, रचना तो नहीं किए थे, इसमें लेखन का काम किए थे। देखिए, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कैदी, कर्मवीर, जनता, तूफान, हिमालय और नई धारा नामक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, बहुत जरूरी बात है, उन्होंने संपादन किए थे इन पत्रिकाओं का, ठीक है, लेखन किए थे। आपकी साहित्यिक रचनाओं की संख्या लगभग 100 है। एक क्वेश्चन और बनेगा, जय रामब्रिज बेनीपुरी जी की साहित्य रचनाओं की संख्या कितनी है, तो 100 है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो लगभग 100 है, जिनमें से अधिक रचनाएं, रामब्रिज बेनीपुरी जी की अधिक रचनाएं किसमें प्रकाशित हुई है या किसमें देखने को मिलती है, तो बेनीपुरी ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुकी है। याद रखिएगा, रामब्रिज बेनीपुरी जी की जो भी हम रचनाएं को, अधिक रचनाएं को पढ़ना चाहते हैं, तो हमें बेनीपुरी की ग्रंथावली ना में हमको जाकर वहाँ पे उनके अंदर ही मतलब एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के अंदर उनकी पूरी रचनाएं रखी गई है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, प्रकाशित हो चुकी है। उनकी कृतियों में से देखिए, उनकी कुछ कृतियाँ थी, क्या कृतियाँ थी उनकी कृतियों में, गेहूं और गुलाब, ये एक निबंध और रेखा चित्र है, ठीक है। हमने पहले रेखा चित्र को एक्सप्लेन किया था। निबंध आप जानते हैं, निबंध होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी आप चले पीछे पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। निबंध क्या होता है, निबंध वो होता है, कोई एक टॉपिक पे, मान के चलिए हम एक गाय के ऊपर निबंध लिखना चाहते हैं, उसकी पूरी ही विचार को लिखेंगे कि उसकी सृष्टि कैसे हुई, बनी कैसे, उसका कार्य क्या है, वो मतलब उसमें लाभ भी क्या है, उससे हमें लाभ क्या होता है, उसका हानियाँ भी क्या है, तो पूरा ही निबंध हम मेरिट डीमेरिट, अच्छाई बुराई सबको लेके चलेंगे, उसी के ऊपर लिखना ही निबंध कहलाता है। और रेखा चित्र है। उसके बाद वंदे वाणी बिनाई को सॉरी, यहाँ पे ये कलर होने की वजह से दिखाई नहीं दिया, बिनाई को, हाँ, वंदे वाणी बिनाई को, ये ललित गद्य है, ये गद्यांश से, देखिए पद भाग और गद्य भाग, अब याद रखिएगा, पद भाग होता है मतलब कविता, गद्य भाग होता है मतलब कहानियों की तरफ, तो ये गद्य है। पथिकों के देश में एक उपन्यास है, जरूर हम समय मिलने पर ये उपन्यास को एक बार पढ़ाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में रहे, कुछ कुछ हमें ज्ञान के लिए पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद चिता के फूल, ये कहानी है, कहानी को आपको मालूम ही होगा। माटी के मूर्त, ये एक रेखा चित्र आपको एक्सप्लेन किया था कैसा होता है। उसके बाद अम्बपाली, ये एक नाटक है, नाटक आपको मालूम है कि नाटक कैसा होता है, आपने रामायण वगैरह देखा ही होगा। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, नाटक, कहानियाँ लिखी है, विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रामब्रिज बेनीपुरी जी एक सशक्त गद्यकार है, उनकी भाषा शैली जीवंत अलंकार युक्त है। देखिए एक तो बात है, कोई भी राइटर जो होता है ना, कोई भी राइटर ऐसे नहीं लिखता है, ग्रामर
ग्रामर के यूज़ कीजिएगा। अलंकार, रस, आप अगर कोई लेखन लिख रहे हैं उसमें अगर मुहावरे, अलंकार, रस का प्रयोग करते हैं तो आपकी लेखन जो होती है ना बहुत फूटती है। मतलब जिस तरह होता क्या है, सोने पे सुहागा, आपने देखे होंगे। आप अगर देखिए बहुत सारी स्त्रियां रहती है, पहले इतना सुंदर लगती नहीं है, जब सज धर लेती है, गहना वगैरह पहन लेती है, गहने यानी आभूषण को शरीर के ऊपर धारण कर लेती है तो वो बहुत ही सुंदर लगने लगती है। बिल्कुल ये एक आभूषण की तरह काम करता है। ठीक है, वाक्यों में ग्रामर का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए ग्रामर अगर आप सही तरीके से जानते हैं तो आपकी लिखावट में कोई कमी दिखनी ही नहीं जाएगी, आपकी कमी झलकेगा ही नहीं, बल्कि बहुत ही सुंदर झलक दिखाई देगी। तो भाषा शैली जीवंत, अलंकार युक्त, अलंकार का प्रयोग इनकी कहानियों में देखी जाएगी। प्रभामयी और ओज गुण से परिपूर्ण है। रेखाचित्र, स्मरण, संस्मरण और ललित निबंधों की रचना में आपको विशेष सफलता मिली है। मानव सभ्यता का लेखा जोखा लेने, भारतीय समाज के अतीत, वर्तमान और भविष्य में झांकने के प्रतीकार्थ भरने की विशेषताओं के कारण बेनीपुरी जी के ललित निबंध बहुत चर्चित हुए हैं। वैसे चर्चित रहेंगे ही, ये एक महान लेखक थे, हिंदी में इनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिला। ठीक है, तो हम, और वो भी कब, जब देश की आज़ादी ही नहीं मिली थी तब से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। क्लास 10 पास हुए तभी से देखिए उन्होंने क्लास 10 पास होकर उन्होंने देश के लिए 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, तभी उन्होंने खुद पढ़े। तो बहुत एक क्वेश्चन और बनेगा, जो राम ब्रिज बेनीपुरी जी किस समय असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे? तो 1920 में जब वे मैट्रिक पास कर चुके थे तब उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एक बात है, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखलाना चाहता हूँ। अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यू की ईट जो है उसकी थोड़ी बहुत सारांश पढ़ लेंगे, समरी के बारे में, इसके बाद चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो इससे पहले कुछ देख सकते हैं आप लोग। आपको अगर ऑनलाइन कोचिंग लेना है, ठीक है मैं दिखा रहा हूँ, आपको अगर ऑनलाइन कोचिंग लेना है, आप घर बैठे कोचिंग करना चाहते हैं, वो भी हिंदी, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट आपकी प्रॉब्लम है, आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। देखिए होता क्या है, यहाँ से आपको एक तो 2 दिन की डेमो क्लास मिलेगा फ्री में, आप ट्राई कर सकते हैं। 2 दिन की डेमो क्लास आपको अच्छे लगे तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ही कम है, बहुत ही लोएस्ट फीस है। इसके बाद वीकली टेस्ट होता है, यहाँ पे आपको वीकली टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, टेस्ट में आप कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके बाद जितना भी नोट्स होगा वो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। जिस तरह मैं ये एक्सप्लेन करना हूँ ये चैप्टर, इसका भी जो भी नोट्स, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, प्लस बुक से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी बनेगा वो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। आप आराम से जेरॉक्स वगैरह करके पढ़ सकते हैं, और नहीं तो PDF वर्जन में भी आप पढ़ सकते हैं। ये सब क्लास, ये सब नोट्स वगैरह कहाँ पे होगा? तो ये टीचमिंट ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। टीचमिंट ऐप में आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी, आप फेस टू फेस टीचर से बातें कर सकते हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम है, जो भी क्वारी है आप शेयर कर सकते हैं यहाँ से ऑनलाइन कोचिंग लेकर। ठीक है, देखिए अभी हालात हुई क्या है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में लोग बैठे हुए हैं और ट्यूशन वगैरह जा नहीं पाते हैं। कोविड-19 की खतरा बहुत बढ़ रही है, तो इसके लिए ऑनलाइन ही सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग शुरुआत कर चुके हैं कि ऑनलाइन से ही बच्चे को क्लास दिया जाए, बहुत ही लो फीस में। ठीक है, फीस की कोई टेंशन है नहीं, बहुत लो फीस में ली जाएगी, आपकी सब्जेक्ट वाइज रखी जाएगी फीस। और होता क्या है, आप इस नंबर पर या तो व्हाट्सएप करें या कॉल करके टीचर से बात कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यू की ईट जो है ये चैप्टर आपने देखे हैं, राम ब्रिज बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया। तो इन्होंने न्यू की ईट में लिखी क्या है, ये क्या लिखा गया है न्यू की ईट में, हम थोड़ी बहुत समरी को डिस्कस करते हैं। न्यू की ईट बेनीपुरी जी के रोचक एवं प्रेरक ललित निबंधों में से अन्यतम है। देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि राम ब्रिज बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया न्यू की ईट क्या है? एक ललित निबंध है। ठीक है, एक क्या है? ललित निबंध है, याद रखिएगा, ललित निबंधों में से अन्यतम है। न्यू की ईट का प्रतीकार्थ है समाज का अनाम शहीद जो बिना किसी यश लोभ के समाज के नवनिर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत है। देखिए समाज के लिए हमें भी ऐसा बनना चाहिए। उन्होंने यही प्रेरणा दी है कि समाज के लिए हमें, और समाज की नवनिर्माण के लिए, ये समाज को हम नई निर्माण बनाए, तो इसके लिए हमें आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत होना चाहिए, ना कि हम पीछे भागें। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए, सुंदर इमारत का आशय है नया सुंदर समाज। यहाँ पे कवि इमारत की कल्पना समाज के द्वारा करते हैं। हम जब पढ़ेंगे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इमारत की कल्पना सुंदर समाज से करते हैं। ठीक है, उसके बाद
कंगूरे की ईंट का प्रतीकार्थ है समाज का यश लोभी सेवक। कंगूरे की ईंट यहाँ पे बोला गया है, आप कहानी जब पढ़िएगा इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है समाज का यश लोभी सेवक। बहुत सारे अभी देखिए अभी के हालात कैसी है दुनिया। अभी हर इंसान अपना मतलब सिर्फ अपना ही लाभ सोचते हैं कि मेरा ही लाभ हो, मैं ही धनी बनूं, मैं ही अमीर बनूं, मैं सबसे आगे जाऊं, यानी और ये वैसे लोग होते हैं जो लोभी होते हैं, ठीक है, ना कि समाज के सेवक, ठीक है। वही इसका कल्पना, कंगूरे की ईंट की कल्पना समाज के लोभी सेवकों से की गई है जो प्रसिद्ध प्रशंसा अथवा अन्य किसी स्वार्थवश समाज का काम करना चाहते हैं। देखिए स्वार्थवश बहुत जरूरी यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया है, स्वार्थवश, ये पॉइंट को याद रखिएगा। स्वार्थवश मतलब क्या, अभी जो भी देखिए आपका भी अगर कोई इंसान कोई हेल्प कर देता है, मैं कह नहीं सकता लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी आजकल ज़्यादा ही निकल रहे हैं कि अगर आपका एक उपकार भी करेंगे तो उस उपकार के बदले आपका दो उपकार लेने के लिए सोचेंगे कि हम इससे पहले ये मेरा फायदा होगा तभी मैं इसका उपकार करूंगा। यानी स्वार्थवश समाज का सेवा करना चाहते हैं, स्वार्थवश, यही बोला गया, स्वार्थवश समाज का काम करना चाहते हैं कि अगर स्वार्थ है तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अपना ही स्वार्थ देखेंगे। निबंधकार के अनुसार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सैनिकगण नींव की ईंट की तरह है। देखिए हमारे भी बहुत सारे जो जवान हैं जो हमारे बॉर्डर देखे होंगे, वहाँ पे अभी भी जो गलवान वैली में जो मूवमेंट चल रहा था, आप चाइना के साथ देखे थे, तो हमारे इतने सैनिक मारे भी गए, लेकिन ये स्वार्थवश काम नहीं कर रहे हैं। ये नींव की ईंट है, इनकी कल्पना कवि ने नींव की ईंट से की है, क्योंकि ये लोग अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए प्रस्तुत है, समाज की सेवा करने के लिए प्रस्तुत है, समाज को नव निर्माण करने के लिए प्रस्तुत है, ठीक है। जबकि स्वतंत्र भारत के शासकगण कंगूरे की ईंट निकलते हैं। स्वतंत्र भारत के शासकगण, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी कल्पना के द्वारा कवि ने यह बातें प्रकट की है कि देखिए अभी भी बातें नहीं बोली, हम उस समय की बातें जब आज़ादी नहीं मिली थी देश को, आज़ादी से पहले से भी सत्ता को लेकर लड़ाई हो रहा था और होते जा रहा है, ये होता ही रहेगा, इस पर कोई दोहराई नहीं है। बहुत अच्छी यहाँ पे कवि कहे हैं। और एक बात है, बहुत ऐसी बातें भी होती है जो हम यहाँ पे खुल के नहीं कह सकते हैं। देखिए होता क्या है, जे अभी भी देखा जाता है कि जबकि स्वतंत्र भारत के शासकगण, जो भी स्वतंत्र भारत के शासकगण हैं जो हमारे देश को चलाते हैं ना, वो कंगूरे की ईंट है, वो सिर्फ अपना ही प्रॉफिट समझते हैं। आज बहुत सारे देखेंगे, हम यहाँ पे बोला हम सब नाम भी नहीं ले सकते हैं, तो हम जस्ट आपको इशारा के द्वारा समझाना चाहते हैं कि किसकी बातें बोली जा रही है, ठीक है। इसके बाद आप समझदार हैं, समझ जाइएगा। इसके बाद भारतवर्ष के 7 लाख गांव, 1000 शहरों और सैकड़ों कारखानों के नवनिर्माण हेतु नींव की ईंट बनने के लिए तैयार लोगों की ज़रूरत है। यही बातें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अभी भी नहीं समझे। हमारी एक अच्छी गांव को बनाना है, एक शहर को डेवलप करना है, हमें कारखाना चाहिए, हमारे देश में शिक्षा की कमी है, इसको बढ़ावा देना है, तो लोगों को एक साथ निकल के आना पड़ेगा और सभी का योगदान जरूरी है और सभी को नींव की ईंट बनना है, ना कि कंगूरे की ईंट। किसी को स्वार्थ नहीं देखना है, ठीक है, बिना स्वार्थ से ही लड़ना पड़ेगा। परंतु विडंबना यह है कि आज कंगूरे की ईंट बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। मैं कभी यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि देखिए हुआ क्या है, जे विडंबना यह है कि आज कंगूरे की ईंट बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। होड़ा होड़ी मतलब सब कोई अपना स्वार्थ के पीछे भाग रहा है भाई, दुनिया ही पूरा स्वार्थ में डूबी हुई है, सब कोई स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। नींव की ईंट बनने की तो आप कल्पना तक भूल जाइए, उसका कामना करना ही मतलब हम लोग का बेकार हो जाएगा। इस रूप में भारतीय समाज का नवनिर्माण संभव ही नहीं हो पाएगा। इसलिए निबंधकार ने देश के नौजवानों से आह्वान किया है कि वे नींव की ईंट बनने की कामना लेकर आगे आए और भारतीय समाज सेवा के नवनिर्माण में चुपचाप अपने को खपा दे। यहाँ पे कवि अपनी लेखन के द्वारा हमारे नवयुवकों को आह्वान करते हैं कि आप लोग नींव की ईंट बनने की कोशिश कीजिए, ना कि कंगूरे की ईंट। नींव की ईंट बनिए और अपने देश को नवनिर्माण हेतु चुपचाप अपने को बलिदान यानी अपने को खपा दीजिए। बहुत अच्छी बातें यहाँ पे बोली गई है कवि द्वारा। ये एक प्रोत्साहन, प्रेरणादायक ये कि हिस्ट्री मतलब कहानी निकल के आएगी नींव की ईंट। हम जब पढ़ेंगे तो इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। जो पढ़ेगा तो ठीक है, समाज के लिए ये लिखन किया गया है। तो एक बात है कि देखिए बाय द वे हमारी जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, वीडियो भी लेंथी हो चुका है, तो हम ये पार्ट 2 लाएंगे। ये पार्ट 1 है,
इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे, न्यू की ईट पार्ट 2, हम उस पर इस कहानी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बाय द वे, आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक बात है कि हम यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट ही डिस्कस करते हैं और एग्ज़ाम से रिलेवेंट रहता है, ठीक है। जो भी दिया जाता है एग्ज़ाम से रिलेवेंट रहता है। एग्ज़ाम से रिलेवेंट सारा क्वेश्चन या एग्ज़ाम में न जो ना आए उसको बतलाया जाए या वो दिया जाए, ऐसा है नहीं। आपको बिल्कुल आप ट्रस्ट कीजिए चैनल पे और अपनी सब्सक्राइब करके आपकी पढ़ाई को जारी रखें। कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में आप रखें। और आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोचिंग तो ज़रूर उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।